तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा अपडेट आपको ईरान और इजराइल के बीच जारी अभी तक की जंग के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा, ईरान इजराइल के साथ या किसी और देश के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। उधर अमेरिका ने कहा है कि वो हमला रोके और ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल के ख़िलाफ़ हमले में इजराइल का साथ कोई और देश देता है तो ईरान उसके ऊपर भी हमला करेगा। फिर इसी बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये तीन ऐसे देश हैं जिन्होंने भी पहल की और उन्होंने माना कि शायद इजराइल ने हमला करके शुरुआत पहल ठीक नहीं किया। तो उनके सॉफ्ट कॉर्नर को देखते हुए ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर आगे कोई बातचीत करनी भी है तो हम किसी और देश से दुनिया में नहीं करेंगे, ना अमेरिका से, ना इजराइल से, ना किसी और देश से। ये तीन देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये वही देश हैं जब 2018 में न्यूक्लियर को लेकर जो बातचीत चल रही थी, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने, पीछे हट गए थे, तो इन तीनों देशों ने कहा था कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए और जो एग्रीमेंट था वो तोड़ना नहीं चाहिए था। तो शायद वो भी वजह है। लेकिन फ़िलहाल ईरान का ये कहना है कि जब तक इजराइल का हमला जारी रहेगा, ईरान पलटवार करता रहेगा और कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं और कोई जंग नहीं रुकेगी। तो ये तो अपडेट है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़े सवाल पर। 15 जून को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ ईरान की एक बातचीत होनी थी और उससे पहले भी ये बातचीत चल रही थी। जो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में जिस समझौते को तोड़ चुके थे, उसके बाद अब वापस आए तो उसी पे फिर से बात हो रही थी। तो 15 जून को ये बातचीत तय थी। उससे 48 घंटे पहले 13 जून को, 13 जून की मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह अचानक इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? ये सवाल पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के बीच बातचीत है, शायद उसके ज़रिए कोई हल भी निकल आता, लेकिन उस बातचीत के बीच में और 2 दिन बाद संडे को जो बातचीत होनी है, उससे पहले फ्राइडे की सुबह सुबह ईरान पर इजराइल हमला करता है। करीब 200 उसके फाइटर जेट तेहरान और ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करते हैं और ख़ास तौर पर जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामेनेई, उनके सबसे भरोसे के लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जाता है। तो ऐसा क्यों? और सवाल ये भी है कि ईरान के अंदर जो खामेनेई के ख़ास लोग थे, उनको कैसे टारगेट किया इजराइल ने इजराइल में बैठकर? तो अब जो सच्चाई सामने आई है वो बड़ी अजीबोगरीब है। पता चला कि इजराइल ने हवाई हमले या स्ट्राइक में अपने फाइटर जेट के ज़रिए जो न्यूक्लियर प्लांट थे, सैन्य ठिकाने थे, वहाँ तो हमले किए, लेकिन इंडिविजुअल जिन लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया गया वो इन हवाई हमलों में नहीं मारे गए, बल्कि ये सब ड्रोन के हमले में मारे गए। और फिर और जांच हुई तो पता चला कि ये ड्रोन इजराइल से तो उड़ा ही नहीं। इजराइल से ईरान की दूरी है करीब 2000 किलोमीटर। तो ऐसे ड्रोन वहाँ से आते तो इंटरसेप्ट हो सकते थे, पकड़े जाते। तो फिर सवाल ये है कि ईरान के अंदर से ही ये ड्रोन उड़े और ईरान के अंदर ही टॉप जो उनकी कमांडिंग टीम है, टॉप लीडरशिप है, टॉप मिलिट्री के जो लोग हैं, उनको एक एक कर कैसे निशाना बनाया गया, वो भी ईरान की सरजमीन से। ये बात बड़ी चौंकाने वाली थी। अब जब तफ्तीश हुई तो एक हैरत अंगेज़ खुलासा हुआ और उसी खुलासे के ऊपर ये कहानी की शुरुआत है। पता चला कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक 4 मंजिला बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में ड्रोन के पार्ट्स बनाए जाते हैं, ड्रोन असेंबल किया जाता है और वहाँ बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं। तो जब इस हमले 13 जून के हमले के बाद शाम को पुलिस वहाँ गई और देखा कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें गई हैं, ड्रोन कुछ यहाँ से निशाना भी बनाया गया है, तो उन्हें लगा है क्या जगह। तो शुरुआत में तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि उस 4 मंजिला बिल्डिंग को ये अब तक एक भ्रम था कि ईरान की सरकारी बिल्डिंग है और ईरान की सरकार की तरफ से इस बिल्डिंग में ड्रोन बनाया जाता है और यहाँ काम करने वाले सरकारी मुलाजिम हैं। और वहाँ जितने लोगों से पूछा गया उन सब ने कहा
साहब हम तो ईरान गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, हम तो ईरान एजेंसी के लिए काम करते हैं, हम तो ईरान के लिए ड्रोन बनाते हैं और ये पिछले 2 सालों से हम बना रहे हैं। अब जब ये बात टॉप लीडरशिप तक गई तो फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू, फिर वहाँ पहुँचे। हैरानी इस बात की थी कि इस बिल्डिंग के बारे में ईरान की इंटेलिजेंस और उनके बाकी लोगों को भी पता नहीं था। और हैरानी इस बात की थी कि जब वहाँ जो काम कर रहे थे उनको भी ये पता नहीं था कि वो स्टाफ किसके हैं, ईरानी गवर्नमेंट के या किसी और के। असल में 2 साल पहले एक साजिश रची गई थी। जब हमास, हिजबुल, हूती, इन सब के बीच में उधर गज़ा लड़ाई चल रही थी, तो इज़राइल को ये पता था कि हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, इन सब को हैंडल किया जा सकता है। ये लोग अगर इज़राइल पर अटैक भी करते हैं तो रॉकेट के थ्रू, तो फिर उधर उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि उसको गिरा देंगे आयरन डोम के ज़रिए। लेकिन शुरू से इज़राइल को ये पता है कि ईरान उनके लिए सबसे भारी दुश्मन हो सकता है और ईरान ने शुरू से ही इज़राइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उसका कहना है ये फ़िलिस्तीनियों की जगह है और फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ईरान सीधे सीधे इज़राइल से एक लड़ाई रखता है। इज़राइल को पता था कि हूती, हिजबुल्लाह जैसे लोगों को हैंडल करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ईरान के साथ मुश्किल है। और उससे भी डर ज़्यादा ये कि ईरान जिस तेज़ी से यूरेनियम इनरिच कर रहा है वो परमाणु हथियार बना सकता है, और जिस दिन बना लिया तो फिर इज़राइल के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। तो अब क्या किया जाए? तो ये हुआ कि एक तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए और दूसरा कुछ ऐसा किया जाए कि जब कभी ईरान इज़राइल में जंग हो तो ईरान की सरजमीन का इस्तेमाल ईरान के ही लोगों के ख़िलाफ़ और वहाँ के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के। बट ये कैसे मुमकिन है? कहाँ इज़राइल, कहाँ 2000 किलोमीटर दूर ईरान। ये काम इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को सौंपी गई। अब मोसाद ने इस पर प्लानिंग शुरू की और ये बहुत पहले से, मतलब कई बरस लगे, 2 साल में तो ऑपरेशन शुरू हुआ है। धीरे धीरे पहले ईरान तेहरान में कुछ एजेंट ने अपने लोगों के ज़रिए वहाँ के कुछ लोगों को चुना, उन्हें अपने मिशन में अपने साथ मिलाया। और ये वो लोग थे जो 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले राजा पहलवी जिनकी हुकूमत थी, जिनके वंशों की, उसके लोग थे। क्योंकि राजशाही ख़त्म हो गई 1979 में इस्लामिक क्रांति के ज़रिए, फिर आयतुल्लाह खुमैनी आए वहाँ। लेकिन राजा पहलवी के बहुत सारे शुभचिंतक, उनके हमदर्द ईरान में भी थे। टॉप लोग ईरान छोड़कर भाग गए थे जान के ख़तरे की वजह से, लेकिन वो अंदर थे और उनके अंदर भी बदले की आग थी कि हमारी अच्छी खासी हुकूमत छीन ली इन लोगों ने। मोसाद का काम यही है कि जहाँ पे विरोध हो, जिसके अंदर नफ़रत हो, उसी देश में उसी देश के लोगों के ख़िलाफ़ ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाओ। तो मोसाद ने ऐसे ही राजा पहलवी से जुड़े हुए लोगों को एक एक कर चुनना शुरू किया। उसके बाद उन्हें अपने साथ मिलाया, अपना एजेंट बनाया। इसके बाद तेहरान में एक बिल्डिंग ली गई। उस बिल्डिंग में लेने के बाद ये हुआ कि अब यहीं से ड्रोन बनाएंगे और इसी ड्रोन को जब ज़रूरत पड़ेगी तो ईरान की सरजमीन पर ईरान से ही ड्रोन को ईरान के ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। 4 मंजिला बिल्डिंग तो बन गई, अब बाकी तब ये दिखाया गया कि वहीं के सारे लोग, क्योंकि इजरायली जाएंगे उतने फ्लुएंट फ़ारसी में बातचीत करना और बाकी भी कई चीज़ों में पकड़े जाने का ख़तरा, तो इक्का दुक्का मोसाद के तो लोग गए, लेकिन जो बाकी उन्होंने एजेंट बनाया वो उसी ईरान के लोकल लोगों को, जिनमें एक बड़ी तादाद थी राजा पहलवी के शुभचिंतकों की, जिसको मोसाद ने अपने साथ मिलाया। फिर बिल्डिंग बनी। अब कुछ ख़ास एजेंट तो हो गए उनके साथ, अब बाकी को रखना है जो टेक्नीशियन है। तो उनको ये बताया गया कि तुम सब ईरान गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, हम यहाँ ड्रोन बनाएंगे ईरान के लिए। अब उन सबको फेक फर्जी सरकारी एम्प्लॉय के कार्ड वार्ड भी जारी कर दिए गए। अब इसके बाद उस फैक्ट्री में ड्रोन बनाने का काम शुरू तो कैसे हो, तो बाकायदा इस ऑपरेशन के तहत सूटकेसेस में छोटे छोटे स्मगल करके ईरान की बॉर्डर में ड्रोन के पार्ट्स अलग अलग भेजे गए, ताकि अगर पकड़ में आए तो पता ही नहीं चले ये पार्ट्स किसके किसके हैं। इसके अलावा ट्रक्स में बड़े बड़े जो बॉर्डर, और हर देश में थोड़ा बहुत करप्शन तो है ही है, तो वहाँ से भी उसको पार करा देते थे।
तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके तेहरान लाना शुरू किया गया और हमेशा कोशिश की गई कि ऐसे ऐसे पार्ट्स अलग अलग आएँ कि कभी पकड़ भी लिया जाए, चाहे कोई भी फोर्स पकड़े तो ये पता ही नहीं चले कि ये मशीन है किस चीज़ की, वो लगे किसी गाड़ी के कलपुर्जे। अब धीरे धीरे ये आना शुरू हुआ। 2023 तक काफ़ी कुछ असेंबल हो गया। अब वहाँ ड्रोन बनना शुरू। अब किसी को भनक ही नहीं कि ये किसके लिए बन रहा है, और सारे ईरानी काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से मेन जो है वो मोसाद के एजेंट हैं जो ईरान के ही है। अब जब 13 जून को ये हमला होना था तो ये था कि ईरान के एयर सिस्टम को जो है डिफेंस सिस्टम को उसको पहले चोट पहुंचाया जाए ताकि इजराइल के जो फाइटर जेट हैं वो आसानी से ईरान के आसमान में दाखिल हो और अपने अपने टारगेट को भी निशाना बने और निकल दें, पलटवार ना हो। तो शुरुआत होनी थी ईरान की सरजमीन से। ड्रोन ने ये काम किया। ईरान के एयर जो सिस्टम थे, डिफेंस सिस्टम, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू किया। अब उसके बाद जेट ने भी हमला कर दिया, ऊपर इजराइल से जेट, नीचे ड्रोन से। अब इसी बीच में यहाँ तक तो ठीक था कि चलो एयर डिफेंस सिस्टम भी ख़राब हो रहा, सब हो रहा, लेकिन इस हमले के कुछ देर के बाद पहली बार दिमाग तब खटका जब ये कि ईरान के वो लोग जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के सबसे करीबी हैं, एक एक कर उनको निशाना बनाया गया। और वो भी ऐसा नहीं कि सब एक जगह थे। सुबह का वक्त था और जो इन सबको निशाना बनाया गया, ज़्यादातर लोग तब सो रहे थे, अपने अपने घरों में या फिर होटलों में बिस्तर में थे। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जो कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी, इनको ऐसे ही टारगेट किया गया। ये घर पे थे। कमांडर ईरानी मिलिट्री मेजर जनरल मोहम्मद बेघारी, ये भी बघेरी, बल्कि इनको भी जब निशाना बनाया गया है, नींद में थे। इसके अलावा न्यूक्लियर साइंटिस्ट जाने माने वहाँ के मोहम्मद मेहाली, ये भी नींद में थे। तो इन सबको एक एक कर, और इसके अलावा भी और फिर नंबर 2 नंबर 3 लेयर के जो वहाँ के टॉप आर्मी और रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग थे। अब तो चूँकि सुबह सुबह हमला हुआ, इसके बाद जब छानबीन हुई कि ये सब कैसे, और ये इतने बड़े बड़े लोग कैसे, इनकी जान कैसे गई, तब हैरानी ये हुई कि ये सब इजराइल के फाइटर जेट या फिर बाकी चीज़ों से इन लोगों की मौत नहीं हुई है, बल्कि इन लोगों की मौत जिन ड्रोन के ज़रिए हुई, असल में वो ड्रोन तो ईरान की सरजमीन से उड़ा, यानी तेहरान से। अब सवाल है कि तेहरान से इजराइल का ड्रोन कैसे उड़ सकता है। इसी के बाद फिर जब उसके एंगल बाकी चीज़ें देखेगी, फिर इस 4 मंजिला बिल्डिंग की बात सामने आई, फिर वहाँ पुलिस पहुँचती है, फिर तफ्तीश होती है, तब खुलासा होता है कि जिसे अब तक ईरान सरकार का ये कि बिल्डिंग मानी जाती थी, जो ये माना जाता था कि ईरान सरकार यहाँ ड्रोन बना रही है, वो मोसाद बना रहा था। फिर एक एक कर सबसे पूछताछ हुई और आखिरकार 28, जिनमें 2 मोसाद के इजरायली रियल एजेंट वहाँ आए थे इस ऑपरेशन को अंजाम देने, और बाकी जिन्होंने हायर किया था 26। तो अब तक 28 मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 एजेंट के तो वीडियो भी आए और उनको पकड़ा गया, पूरी बातचीत चल रही है। तो ये 2 साल की प्लानिंग के बाद ईरान की सरजमीन से ही ये अटैक हुआ। आप सोचिए, एक 4 मंजिला बिल्डिंग में एक दुश्मन देश का जासूस, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन बना रही है और सरकार को भनक तक नहीं लगी। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा, जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो मोसाद और इजराइल का ये पहले से तय था कि रिंग ऑफ फायर को तोड़ना है। अब रिंग ऑफ फायर मतलब ये कि जो भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोग हैं, चाहे वो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल हों हुसैन सलामी हों, या फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों, या फिर ईरानी मिलिट्री के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी हों, ऐसे सारे लोगों को, और फिर या वो लोग जो हमास की डायरेक्ट पैसे पहुंचाते हैं, फंडिंग करते हैं, हूती को मदद करते हैं, तो वो चेन तोड़ना था। इसीलिए इसका नाम रखा गया था रिंग ऑफ फायर। इसको ख़त्म करना है, तो ऐसे ही लोगों को चुनकर मारा गया। अब
ये तो ऑपरेशन इधर हो गया, लेकिन इन सारे ऑपरेशन के बीच अब जो खबर आ रही है वो ये है कि मोसाद ने अपनी अकल को लगाकर यहाँ पे ड्रोन की फैक्ट्री तो चला दी नाक के नीचे तेहरान में, लेकिन शायद वो लेट हो गए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ये सब कुछ हुआ उसका डर ये है कि ईरान शायद वो परमाणु बम या तो बना चुका है या अगले 15 दिन में बना लेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें मोसाद के टॉप जो लोग उनके हवाले से ये कहा गया है कि इस ऑपरेशन के बाद और वहाँ के जो इनर सर्किल में उन्होंने अपनी घुसपैठ बनाई उसको देखते हुए मोसाद का खुद अपना क्लेम है कि ईरान इतना यूरेनियम एनरिच कर चुका है कि 90% के करीब है और नेक्स्ट 15 डेज़ अगले 15 दिनों में शायद वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। अब अगर ये मोसाद के ही टॉप लीडरशिप कह रही है और सारी जगह रिपोर्ट, इस पर अमेरिका के भी मांगे गए थे कमेंट्स, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी रिपोर्ट के हिसाब से कम 1 साल से पहले नहीं बना पाएगा ईरान। लेकिन खुद मोसाद जो लगातार ऑपरेशन करता आया उसका कहना है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर शायद ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ले। तो इस ऑपरेशन के बाद भी मोसाद की तो जीत है, लेकिन शायद इजरायली जो लीडरशिप है उसकी यह हार हो जाएगी अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। और ये बाकायदा रिपोर्ट पब्लिश हुई है, आज ही आई है मोसाद के हवाले से कि 15 डेज़ के अंदर। अब इजराइल ने जंग तो छेड़ दी। इस वक्त हो ये रहा कि अगर यही शुरुआत इजराइल ना करता और ईरान पहले हमला करता तो दुनिया की जो हमदर्दी थी वो इजराइल के साथ होती। लेकिन अब चूँकि इजराइल ने पहल किया, जबकि इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से बातचीत हो रही थी जो मैंने आपको शुरू में बताया, तो अब जो इजराइल के सपोर्टर देश हैं उनका भी मानना है कि इजराइल ने यहाँ पर एक गलती कर दी, एक चूक कर दी। और आज रूस और चीन ये दोनों भी उतर गए कि अमेरिका अगर इस जंग में कूदा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के कूदते ही जो अपने जिनपिंग हैं और पुतिन साहब हैं ये भी कूद जाएंगे, तो फिर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएंगे। जो 9 इस वक्त न्यूक्लियर कंट्री उनमें से 4 फिलहाल इजराइल के सपोर्ट में है, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और जर्मनी है। 3 जो है वो ईरान के सपोर्ट में है खुल्लम खुल्ला, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया अपने किम जोंग उन साहब। 2 और देश अब बचे न्यूक्लियर पावर, अपना एक इंडिया, एक पाकिस्तान। ये दोनों अभी खामोश कि किधर जाएंगे। तो 9 देशों में से 4 तो खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ हैं, 3 जो है उसमें से 2 बड़ी शक्तियां हैं, ईरान के साथ हैं, 2 अभी खामोश हैं। तो अब आगे क्या होगा पता नहीं। और अगर 15 दिन वाली मोसाद की बात सही है और जिस तरीके से ईरान तेवर दिखा रहा है कि अब हम हमला नहीं रोकेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि इजराइल हमला नहीं रोकेगा, तो उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह को तमाम एक्सपर्ट्स इसी तौर पर देख रहे हैं कि शायद मामला कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई थी कि उस वक्त अक्टूबर 24 में कि ईरान इतने यूरेनियम को इनरिच कर चुका है 90%, जिसके लिए ज़रूरी है न्यूक्लियर वेपन बनाना, कि वो आराम से उस वक्त 3 परमाणु बम बना सकता था। तो अब अक्टूबर के बाद ये जून का महीना है और मोसाद अगर कह रहा है कि सिर्फ 15 दिन के अंदर वो बना सकता है और 13 जून को जो हमला हुआ है, तो क्या ऐसी ही रिपोर्ट थी कि ईरान बना चुका है? अगर बना चुका है तो फिर ये मानकर चलिए कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच अगर जंग हुई तो तस्वीर भयानक हो जाएगी। ये तो रही यहाँ तक की रिपोर्ट। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं जंग होनी चाहिए, जंग भड़काने की बातें करते हैं, आप मीडिया को देख ही रहे हैं। जंग का खर्चा कितना होता है और जंग में कैसी तबाही होती है, सिर्फ खर्चे के हिसाब से बता रहा हूँ। ये एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और 13 और 14 जून 2 दिन की ये रिपोर्ट है सिर्फ, कि इन 2 दिनों में ईरान 12,500 करोड़ रुपए इजराइल के खर्च हो चुके हैं। इजराइल के 12,500 करोड़ रुपए, यानी 1.45 अरब डॉलर सिर्फ 2 दिन का खर्चा है ये, जो ये खर्च हो चुका है। इसमें से $593 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए जो बॉम्ब गिराए हैं इजराइल ने, और जो जेट ईंधन से गए, जो जेट फाइटर जेट गए हैं उसके ईंधन के कॉस्ट, और
जो बाकी की मशीनरी, मैन पावर जो इसका होता है, इन सब के ऊपर सिर्फ खर्चा है। इसके अलावा जो ईरान ने पलटवार किया और जो इजराइल में बर्बादी हुई है, तमाम बिल्डिंग, पुल, बाकी बहुत सारी चीज़ें, उसका भी खर्चा ही नहीं है। वो जोड़ेंगे तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो 2 दिन में 12,500 करोड़ रुपए इजराइल खर्च कर चुका है, सिर्फ 2 दिन में। इससे आप जंग का अंदाज़ा लगाइए। और रोज़ाना जो है एवरेज इस वक्त, अब जो है एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से, और ये किसी और ने, इजरायली के जो डिफेंस एडवाइज़र हैं ब्रिगेडियर जनरल रीम एमिनक, उनका कहना है कि पर डे इस युद्ध में अभी तक इजराइल का जो खर्चा है वो $725 मिलियन, यानी 6,000 करोड़ रुपीस। ये सिर्फ बॉम्ब गिराने, फाइटर जेट को उड़ाने और बाकी चीज़ों का है। जो तबाही नुकसान है वो इसमें और शामिल कर लीजिए। अब इजराइल का जो डिफेंस बजट था 2023 में वो था $15 अरब। लेकिन ये जो अभी पिछले 2 सालों में आप देखा आपने हर तरफ से जो हो रहा है इजराइल के इर्द गिर्द, 2025 में उनका डिफेंस बजट $31 अरब हो गया। यानी कहाँ 23 में $15 अरब था, कहाँ डबल से ज़्यादा, $31 अरब हो गया। अब हालांकि इजराइल के पास पैसे बहुत हैं, सभी जानते हैं, लेकिन एक बड़ी हेल्प करता है इजराइल को अमेरिका। अमेरिका हर साल, अमेरिका में एक फ़ंड है जिसका नाम है इजराइल फ़ंड, और ये आज से नहीं बरसों से है। सरकार कोई भी आए, यह फंड जारी रहता है। अमेरिका हर साल इजराइल को इस इजराइल फंड से 13,000 करोड़ रुपीस इंडियन करेंसी में देता है। हर साल 30,000 करोड़ रुपए इजराइल की मदद करने के लिए देता है। इसके अलावा वो आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है उसके लिए हर साल 4,500 करोड़ रुपए अमेरिका इजराइल को देता है। 4,500 करोड़ सिर्फ आपके जो आयरन डोम है और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को। और अब ये जंग है तो इसके बाद ज़्यादा मदद की गुहार लगाई जाएगी। तो आज फ्राइडे है, लास्ट फ्राइडे को इसकी शुरुआत हुई थी, और फिलहाल दोनों देशों के रुख को देखते हुए लगता नहीं है कि अभी ये जंग रुकेगी। उधर अमेरिका ने यह भी कहा है कि अभी 2 हफ्ते तक वो कुछ नहीं करेगा, 2 हफ्ते बाद वो तय करेगा कि क्या इस जंग में कूदना है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से रूस और चीन ने आज सीधे चेतावनी दे दी है अमेरिका को कि वो इस जंग में ना कूदे, तो उम्मीद कम है कि अमेरिका शायद डायरेक्ट इजराइल की तरफ से जंग लड़ेगा, क्योंकि फिर तो बाकी देश कूद पड़ेंगे। और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये वो 3 देश हैं जो चाहते हैं कि बातचीत से इस मसले का फिर हल निकले। और ईरान ने भी कहा कि अगर वो कभी बात करेगा, अगर उसका मन किया, तो सिर्फ इन 3 देशों से करेगा और किसी से नहीं, वो अमेरिका से ही बात नहीं करेगा। जंग से किसी का भला हुआ नहीं, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि चाहे कोई किसी से बात करे, कोई भी रास्ता निकले, जंग रुकनी चाहिए, थमनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मारे जाते हैं बेकसूर आम लोग। कुछ नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा होती है और उसकी बलि ऐसे बेकसूर लोगों से ली जाती है। तो फिलहाल इस कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज वान्या राणा इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वान्या। और ये कोमल एंड मोनू राणा जी की बिटिया है। इसके अलावा AB राजभंश, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राजभंश जी। और ये सपना राजू जी के हस्बैंड हैं। इसके अलावा उमा शंकर जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उमा शंकर जी। और ये आलोक शर्मा जी के फादर हैं। साथ ही मेघा कुशवाहा, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मेघा जी। और ये सुरेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी है। सायरा खान, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सायरा। और ये तस्लीम खान की वाइफ है। इंदर सोलंकी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इंदर। और ये ममता सोलंकी के हस्बैंड हैं। साथ ही कुणाल प्रजापति, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे कुणाल भाई। और ये आकाश के भाई हैं। साथ ही आज सावित्री बराल पहाड़ी उर्फ कांची, इनकी और रोहन पहाड़ी, इनकी एनिवर्सरी है। तो सावित्री बराल पहाड़ी कांची जी और रोशन पहाड़ी जी, आप दोनों को आपकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक बधाई। और ये नेपाल से हैं, वो भी पोखरा से, खूबसूरत जगह है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।